अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और आवाम के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। आजकल निगरान गवर्नमेंट के आने आने का दौर है। जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम की, उसने जाना है। अगले महीने टाइम पूरा हो जाएगा, 5 साल असम्बली को पूरे हो जाएंगे। उसके बाद निगरान सेटअप आ जाएगा। निगरान सेटअप में कौन वज़ीर आज़म आएगा, अभी जाते जाते आपने देखा है कि इंतखाबी इस्लाहात भी बड़ी तेज़ी के साथ की जा रही हैं। उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन आदिल अब्बासी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सलमान आबिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। पहले मैं सवाल पूछूंगा आदिल अब्बासी से। सर, ये बताइएगा कि आप हालात को बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, आप अपना प्रोग्राम भी करते हैं। जो मौजूदा हालात है उसमें आपको क्या लग रहा है कि निगरान हुकूमत वक्त पे आ जाएगी? ये असम्बलियाँ पहले डिज़ोल्व कर देंगे 2-4 दिन, या ये टाइम पूरा करेंगे? असेंबलियाँ पहले डिसॉल्व कर देंगे और टाइम ये चाहेंगे कि इनको 90 डेज़ का टाइम मिले और बावजूद इसके कि लेजिस्लेशंस कर रहे हैं, इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन एक ना एक कहीं न कहीं इनके ज़हन में ये चीज़ ज़रूर है कि अगर हमें थोड़ा वक़्त मिले, ताकि आपके इल्म में कि चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब यहाँ पर मौजूद हों और इलेक्शन से पहले उन्हें इतना भरपूर वक़्त मिले कि वो थोड़ी-सी कैंपेन भी कर सकें और एक मोमेंटम बना सके। और जो उससे भी बड़ा फैक्टर है वो ये है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, ये चाहते हैं कि इमरान खान गिरफ्तार हों, इमरान खान जेल के अंदर हो, उस वक़्त हम अपनी पॉलिटिकल कैंपेन चलाएँ और 2018 का ये रिपीट एपिसोड हो और लेवल प्लेइंग फील्ड हो और उसके बाद हम इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन एक दफ़ा हम जीत गए, एक लेवल फील्ड महसूस करेंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर ये अपना इलेक्शन लड़ेंगे। और एक दफ़ा इलेक्शन अगर हो गए, आपने गवर्नमेंट बना ली, चाहे वो कोalition गवर्नमेंट हो, चाहे वो अ, वैसे तो सिंगल हैंडेडली किसी के लिए पॉसिबल नहीं है इस वक़्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है उसमें। लेकिन ये ज़रूर है कि इनकी यही भरपूर कोशिश है, किसी तरीके से खान साहब अंदर हों, मियाँ साहब सड़कों पर जलसे कर रहे हों और 18 का ये रिपीट 2 हो और वहाँ से ये अपनी गवर्नमेंट बनाएँ। उसके बाद जो एहतजाज करना है, जो जिसने जो करना है वो कर लें। एहतजाज 2014 के धरने भी होते रहे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरा ये ख़्याल है कि ये इस तरह सोच रहे हैं सूरत-ए-हाल को। कि देखें कि अगर निगरान गवर्नमेंट नेक्स्ट मंथ आ जाती है, और उसके बाद क्या रोक नहीं देना चाहिए कि जो केसेस हैं जब कोई नई हुकूमत आएगी उस वक्त चलाएंगे? क्योंकि अगर आप निगरान दौर में भी केसेस चलाते रहेंगे पीटीआई चेयरमैन के ऊपर या पीटीआई के बाकी लीडरान के ऊपर, तो फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं होगा इलेक्शन में जाने के लिए। उसके साथ डायलॉग ये गवर्नमेंट कर रही थी, तो वो दो नहीं पहुँचे। और जब कंसेंसस नहीं हुआ, जो कि एक डेट मैंने सुना था कि वो फाइनल हो रही थी, लेकिन आखिरी वक़्त में खान साहब ने अपने डेलीगेशन को कहा कि नहीं, ये डेट पर और मैं अब तैयार नहीं हूँ। हालाँकि उनको पहले कहा गया था कि आपके पास इतना टाइम है, आप इस स्पेस के अंदर डायलॉग कर सकते हैं। मैं पीटीआई के डेलीगेशन की बात कर रहा हूँ जो मिलने गया था पीडीएम के डेलीगेशन के साथ इलेक्शन डेट लेने के लिए। तो अब जब वो डेडलॉक हमने देखा और जब वहाँ से इख्तिलाफ शुरू हुआ और फिर 9 मई का वाक़या और फिर पार्टी जो है वो रेत की दीवार साबित होना शुरू हुई और टूटना शुरू हुई और लोग छोड़ के जाना शुरू हुए। तो उस वक़्त भी पूरी सिनेरियो समझ आ चुका था कि अब पीडीएम जो है उसको एक भरपूर चांस मिल गया। एक ये कि इलेक्शन का जो डायलॉग था वो फ़ेल हो गया। खान साहब ने उसमें अपनी ज़िद दिखाई कि नहीं, मैं इस डेट से पीछे नहीं हटूँगा और उनके अपने लोगों ने कहा कि जो हमें मैंडेट दिया गया था, हमें उससे पीछे हटा दिया गया। मतलब वो ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कर रहे हैं, पब्लिकली तो नहीं कर रहे हैं, उन लोगों से मेरी बात हुई जो लोग डेलीगेशन का हिस्सा थे। और इसी तरीके से जो लोग दूसरी साइड जो थी उसको भी 9 मई के बाद एक फ्रेश ऑक्सीजन मिल गई कि जी अब ये तो फँस गए। तो अब ये तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि पीटीआई जो है वो वन वे और द अदर दे हैव टू फेस म्यूज़िक। 9th मई के वाक़ये के बाद उनको या तो उसको कंप्लीटली डिसओन करना चाहिए था या कंप्लीटली ओन करना चाहिए था कि ये हमारा एहतजाज। सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। सलमान साहब, ये बताइएगा कि जो आने वाले इलेक्शन है आपको किस तरह नज़र आ रहे हैं? कि अगर पीटीआई जो सबसे बड़ी अपोजिशन है इस वक्त, वो तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही ग्राउंड रियलिटी के अंदर, तो ये इलेक्शन जो होंगे ये किस तरह होंगे? देखिए नसीम सिद्दीकी साहब, बात ये है कि अगर 2018 के इलेक्शन के बारे में ये कहा जाता है तो वो एक स्क्रिप्टेड इलेक्शन था और उसमें पीटीआई को जानबूझकर जिताया गया था। तो अब 2023 का सिनेरियो भी कुछ उसी से मिलता जुलता, बल्कि उसमें और ज्यादा शिद्दत आ गई है। ये लगता यह है कि ये 2018 के इलेक्शन का पार्ट 2 बनाने की कोशिश की जा रही है। अब आप देखिए ना कि आज के दिन तक जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी तो ये इबाम बाकी है कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे। और उसके साथ साथ जो बड़ा सवाल है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब हुक्मरान इत्तेहाद और अपोजिशन मिलकर करेंगे या ये एस्टैब्लिशमेंट करेगी। क्योंकि लगता ये है कि हुक्मरान इत्तेहाद को कोई बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं मिल रहा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के चुनाव के लिए।
और कहा जा रहा है कि हफीज शेख या बाकर जो साहब है उनके रजा बारे में, बाकिर। जो गवर्नर स्टेट बैंक है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद एस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा फर्द हो। तो पहली बात तो ये कि केयर टेकर गवर्नमेंट जब बनेगी उसी से अंदाजा हो जाएगा कि ये कहाँ जाना चाहते हैं। फिर जो कल इन्होंने तरमीम की है जिसके तहत निगरान हुकूमत के और निगरान वजीर आजम के इख्तियारात बढ़ाए हैं, उसी से दाल में काला नजर आता है। उसी से डाउट्स पैदा हो जाते हैं कि अचानक ये निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाना या वजीर आजम के इख्तियारात बढ़ाने के पीछे क्या मंतक है, क्या इसके पॉलिटिकल मोटिव है या इसके एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा वाजे करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो निगरान वजीर आजम के इख्तियारात बड़े वाजे हैं। उन्होंने 90 डेज में या 60 डेज में इलेक्शन कराने हैं, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं, और जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होंगे वही बड़े फैसले कर सकेंगे। लेकिन लगता यह है कि वो जो इबहाम मौजूद है कि इलेक्शन होने का या ना होने का, उसी की वजह से अब जो है उनको निगरान हुकूमत को इख्तियारात दिए गए हैं। तो मैं तो अभी बदस्तूर इलेक्शन के होने या ना होने के बारे में डाउट हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मौजूदा सिनेरियो जो है उसमें इलेक्शन उस तरह से नजर आ रहा है। और जिस तरह से अभी आदिल अब्बासी साहब कह रहे थे कि पहले पीटीआई का बंदोबस्त होगा फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे, तो पीटीआई का बंदोबस्त क्या तो आज के दिन तक नहीं हो सका। अभी भी वोटर जो है पंजाब का या खैबर पख्तूनख्वा का वो स्टिल इंटैक्ट है। चले और यही वजह है कि अगर इसका इलेक्शन जवाब लेट हम होता है आदिल तो अब्बासी उसकी से ही एक बड़ी लेते हैं। वजह ये भी होगी कि इसका जनाब वो जवाब आदिल अब्बासी से ही लेते हैं। सलमान साहब, आदिल ये बताइएगा कि जिस तरह सलमान साहब ने भी कहा और बाकी चैमेगोइयाँ भी यही चल रही हैं कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा, निगरान सेटअप लेट भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान गवर्नमेंट जो है वो 90 दिन से बाहर निकल चुकी, जो कि टोटली गैर आइनी है। तो क्या आपको भी लगता है कि आने वाले दिनों में जो मरकज़ का या पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन कराने की बात हो रही थी, वो मुआशी मामलात या कुछ सिक्योरिटी मामलात को लेके, तो इलेक्शन आगे बढ़ाए जा सकते हैं? इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। जो आप बात कर रहे हैं ना इलेक्शन के डिले कराने की, इल्तवा की और ये वो सारी चीजें, देखें ये आज कौन करा रहा है? आप मुझे बताएं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 60 डेज में होने चाहिए, अगर अर्ली पार्लियामेंट डिसॉल्व कर देते हैं आप, तो आपको जो है वो 90 डेज तक का टाइम है। 90 डेज नहीं है, 90 डेज तक का टाइम है, आप 90 डेज के अंदर करा लें। तो अगर आज अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, अगर आज जो है वो 90 डेज इलेक्शन की बातें, या फॉर दैट केस के नोटिफिकेशन हो जाए सेंसस का, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन हो, और डिलिमिटेशन के 5-6 महीने बाद के इंतखाबात नजर आते हैं, और अगर उस पर भी वजीर आजम एमक्यूएम को तसल्ली देते दिखाई देते हैं कि जी अभी हमने फैसला नहीं किया कि हम पुरानी पे कराएंगे, तो ये नोटिफिकेशन भी हो सकता है, मामला सीसीआई में जाएगा और ये सारा। तो आप ये देखिए कि डिले कर कौन रहा है? खुद सियासतदान कर रहे हैं। आप ये देखिए कि इलेक्शन की डेट जब मिल रही थी उससे इनकार कौन कर रहा है? खुद सियासतदान। इमरान खान साहब के वफ्द को उन्होंने जब उठाया, जिसमें मैंने आपको पहले बताया, तो अगर इन्होंने ही सबक नहीं सीखा तो ये खुद ही अपनी सारी पावर कहीं और ले जाकर रख देते हैं हाथ में, और फेस ही नहीं कर सकते, प्रेशर फेस नहीं कर सकते। तो फिर आप शिकायत किससे करेंगे और किस बात की करेंगे? क्योंकि मैं और आप तो इनको वोट दे के इसलिए भेजते हैं कि ये हमारे राइट की बात करेंगे, ये तो अपनी मामला सेटल करने में लग जाते हैं। तो इसलिए अगर आज इलेक्शन डिले हो रहा है तो उसकी जिम्मेदार ये दोनों हैं, क्योंकि अब एक साहब को इलेक्शन इसलिए चाहिए कि वो पॉपुलर हो चुके हैं, लेकिन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई हुई थी तो वो उसको कह रहे थे ये गैर आईनी, गैर कानूनी है। तो मेरी अपनी जाती राय है, मैं जरा मुख्तलिफ सोचता हूँ बाकी दोस्तों से। हमारे दोस्तों ने, आपको पता है कि या कोई इस तरफ का सोच रहा होता है या कोई दूसरी तरफ का सोच रहा होता है। मेरा ये ख्याल है कि जो चीज ठीक हो उसको ठीक कह देना चाहिए, जो गलत हो उसको गलत कह देना चाहिए, और मेरी दानिश में जो है ये सब मिलके जो है वो जमहूरियत को कमजोर कर। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा सलमान आबिद साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, जब इमरान खान साहब असम्बलियाँ डिज़ोल्व करवाते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, तो कहा जाता है कि इन्होंने अपने सियासी मफादात के लिए असम्बलियाँ तहलील करवाईं, लेकिन अगर दूसरी तरफ पीडीएम भी अगर 2 या 4 रोज़ पहले असम्बली तहलील कर देते तो वो भी तो अपने मफाद के लिए तहलील करें ना। कहाँ वो ये शोर मचाते रहे कि असम्बलियों को अपना वक्त पूरा करना चाहिए। अगर 2 दिन पहले भी तहलील होती है तो वक्त तो पूरा नहीं होगा, और तहलील करने का मकसद ये है कि सियासी फ़ायदा उठाया जाए। देखिए नसीम सिद्दीकी साहब, सियासी जमातें जो हैं पूरी दुनिया में अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखती हैं, पार्टी इंटरेस्ट को देखती हैं। असम्बली की तहलील जो है वक्त से पहले, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर सियासी जमात के पास जो इक़्तिदार में होती है। ये बहस ही बेमानी है कि जी वो जो है ना, पॉलिटिकली तो आप डिबेट कर सकते हैं कि उनको तोड़नी चाहिए थी या नहीं तोड़नी चाहिए थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली वो उनको अलाउ करते हैं कि वो वक्त से पहले असम्बलियाँ तोड़ के जो है ना इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करें। आपने देखा जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे उस वक्त शाइनिंग इंडिया का नारा था, 2004 में उन्होंने 1 साल पहले असम्बलियाँ तोड़ कर इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया था।
तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल होना चाहिए था ना। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता था कि अगर 2 सूबाई असम्बलियां तहलील हुई हैं तो 90 डेज के अंदर अंदर उनके इलेक्शन होने चाहिए थे। वो आपने कर देख लिया कि वो ना हुकूमत ने होने दिए, ना सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकी, ना एस्टैब्लिशमेंट ने कोई इस तरह की सपोर्ट की है, और ना आपके सियासी जमातों के अंदर कोई इतफाक पैदा हो सका। अब जब ये कहा जा रहा था कि इंतखाबात एक ही वक्त पे होंगे, तो आज भी इंतखाबात के बारे में डाउट तो पैदा किया जा रहा है ना। जिस मुल्क का और ये दुनिया का तारीखी मौका होगा कि इस मुल्क का अपोजिशन लीडर ये कह रहा है कि अगर 10 साल भी इंतखाबात ना हो तो कोई मसला नहीं है, हमें पहले मईशत पे तवज्जो देनी चाहिए। ये एक अजीब व गरीब मंतक है। पहले हम कहते हैं कि पहले एहतसाब हो फिर इंतखाब हो, फिर कभी हम कहते हैं पहले मईशत दुरुस्त हो फिर इंतखाब हो, फिर हम कभी कहते हैं पहले मरदमशुमारी हो फिर इंतखाब हो। यानी हम इंतखाबात से फरार का रास्ता इख्तियार करते हैं। और ये जो अभी आदिल अब्बासी साहब ने कहा है कि सियासी जमातें, बिल्कुल ठीक है, सियासी जमातें भी इसी तरह का अपॉर्चुनिटी मुजाहरा करती हैं जैसे उन्होंने कहा, लेकिन खुद इस्टेब्लिशमेंट भी एक बहुत बड़ी फरीक है ना, उनके बारे में हम क्यों नहीं बात करते। वो भी तो देखिए ना, पाकिस्तान के सियासी मामलात के अंदर फैसलों में उनका कोई ना कोई इफ एंड बट शामिल होता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर को सोचना चाहिए कि अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिवेल नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं चलेंगे और इलेक्शन पर वक्त नहीं करवाएंगे और उसके अंदर कोई इफ एंड बट लगा के कोई जस्टिफिकेशन ढूंढेंगे, और वो भी जस्टिफिकेशन क्या ढूंढी जा रही है कि इलेक्शन किसको सूट करता है और किसको सूट नहीं करता, तो उससे तो पाकिस्तान का सियासी और माशी बुरहान जो है वो हल नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आदिल अब्बासी ये बताइएगा कि जिस तरह कोई भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, अगर हम तहरीक अदम एतमाद वाला वाक़या ले लें तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीछे खड़ी नज़र आती थी सुप्रीम कोर्ट के उस इदारे के पीछे, और आपने देखा कि किस तरह प्रिजन वैन जो है पार्लियामेंट हाउस के बाहर भेज दी गई, और नज़र आ रहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अमल नहीं किया गया तो कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन अभी हमने देखा कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन की बारी थी तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो वो इस्टेब्लिशमेंट दूसरी तरफ खड़ी नज़र आई और उन्होंने कोई भी ऐसी जो फैसिलिटीज़ थी वो प्रोवाइड नहीं की जिससे उस हुक्म के ऊपर अमल किया जा सकता है। तो इस्टेब्लिशमेंट के रोल को आप कैसे देखते हैं? एस्टेब्लिशमेंट का रोल नई चीज नहीं है कि हम लोग जो है इसको हल्की सी कोनी चल जाते हैं। बात पूरी करनी चाहिए और बात उसूल की करनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एस्टेब्लिशमेंट जब आपको लाए और एस्टेब्लिशमेंट आपके लिए पूरा निज़ाम बिठाए, अदालतों को बिठाए, मीडिया को बिठाए, सियासी जमातों की जोड़ तोड़ मोड़ तोड़ करके आपको लोग दे, तब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट बेहतर है अयूब और जनरल ज़िया वाली एस्टेब्लिशमेंट से। और आप इंटरव्यूज के अंदर मिसालें देते फिरे कि जी देखिए ये वाली एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी है, ये जमहूरी हुकूमत के साथ खड़ी है, जो पिछली वाली थी जनरल अयूब और जनरल ज़िया वाली, वो वाली ठीक नहीं थी और मुशर्रफ वाली ठीक नहीं थी। तो ये वाली जो है बहुत अच्छी है, लेकिन अगर बिगड़ जाए तो आप कहें कि जी सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट है। इसी तरह आप वोट को इज्जत दो वाले लोगों की भी बात कर लें कि आप कहें वोट को इज्जत दो, आप जिम्मेदार हैं, ये है वो है, उसके बाद जब आपको मौका मिले तो आप पहली फुर्सत में हाथ मिलाएं और हुकूमत ले लें, चाहे वो आपको पीडीएम की फॉर्म में हुकूमत मिल रही हो। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का एक माजी का फरीक रही है, एस्टेब्लिशमेंट का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी सियासी जमातों ने अपने मसाइल एस्टेब्लिशमेंट से ही हल करवाने? अगर एस्टेब्लिशमेंट से हल करवाने तो वो तो आपको हल करते दिखाई दे रहे हैं कि हर कोई उस तरफ देख के अपना मसला हल करने की कोशिश कर रहा होता है। अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ इतने इश्यूज हैं तो फिर एस्टेब्लिशमेंट से दो मुलाकातें छुप के क्यों की जाती हैं और फिर उसको छुपाया क्यों जाता है? अगर एस्टेब्लिशमेंट ही इतना बड़ा मसला है तो फिर लाइफ टाइम एक्सटेंशन की ऑफर क्यों की जाती है? अगर एस्टेब्लिशमेंट ही इतना बड़ा मसला है तो आज भी क्यों कहा जाता है कि मैं तो बात कर रहा हूँ, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा? तो सर बात यह है कि आप एस्टेब्लिशमेंट को जितना भी कुछ कहना है कह लें, लेकिन आपका मटेरियल दस्तयाब है। आपके सियासतदान लाइन लगा के कतार बना के खड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको और मुझे जमहूरियत का नारा लगाना पड़ता है और उसूल की बात करनी पड़ती है। वो कोई उसूल भी नहीं देखते जिस वक्त उनको इक़्तिदार मिल रहा होता है। आपका ख्याल है जब पीडीएम को इक़्तिदार मिल रहा था वो कोई उसूल देख रहे थे? या खान साहब को जब इक़्तिदार मिला था वो उन्होंने कोई उसूल देखा था? तो ये उसूल जिन्हें देखना है हुजूर वो सियासी जमातें हैं। हम तो यहाँ बैठते हैं, अभी थोड़ी देर में आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, घर चले जाएंगे, अपनी गपशप शुरू हो जाएगी। हमारा काम तो सिर्फ बोलना, हाईलाइट करना है। जिनका काम अन्नाने हुकूमत चलाना है, गवर्नेंस को चलाना है, अफेयर्स इन अफेयर्स को चलाना है, क्या वो तैयार हैं? सवाल का जवाब ये है कि वो तैयार नहीं है। वो आज भी उधर ही देख रहे हैं। लड़ाई इस बात की नहीं है कि जमहूरियत को मुस्तहकम करना है, लड़ाई इस बात की भी नहीं है कि इलेक्शन चाहिए, लड़ाई इस बात की है कि मेरी सपोर्ट की जाए। क्योंकि अगर इलेक्शन ही मकसूद होता तो मैंने आपको बता दिया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ना, लेकिन आपने उसको जो है वो इस तरह से डील किया जिस तरीके से आप कोई इल्लीगल और फिर उसको आपने साइफर साजिश और ये सारा कुछ कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल था, रोल है।
इसमें कोई शक नहीं है। हमें ये फैसला करना है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं, उन्हें भी ये फैसला करना है कि वो किस तरीके से जो है वो अपनी सियासत को चलाना चाहती हैं। अगर इसी तरह चलाना चाहती हैं तो ज़ाहिर-सी बात है अगर उनको लोग दस्तयाब होंगे, तो फिर ये सब कुछ होगा जो हो रहा है और अगर लोग दस्तयाब नहीं होंगे तो नहीं होगा। जी सलमान आबिद साहब, बात तो आदिल ने बड़ी ठीक की है कि इस्टेब्लिशमेंट का देखा जाए तो पूरी दुनिया में कोई ना कोई रोल ज़रूर होता है, और पाकिस्तान में भी अगर हम जो थोड़ी सी तारीख़ है जिसमें हमने ख़ुद अपनी आंखों से चीज़ों को होते देखा, तो जब भुट्टो साहब का दौर था उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी। जो ज़्यादा सीटों वाले मुजीबुर रहमान थे, आपने देखा कि उनका क्या असर हुआ। तो बात यह है कि उसके बाद भी जब भी मामलात हुए इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मामलात हुए। अगर इमरान खान साहब जो है वो हुकूमत में आए थे तो 2018 में इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी सपोर्ट की। अगर वो तरीके अदम एतमाद से उनकी हुकूमत चली गई तो वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ने उनको सपोर्ट नहीं किया। तो अभी भी मैंने देखा है कि चेयरमैन पीटीआई अक्सर जैसे बात कर रहे होते हैं कि मैं इन सियासतदानों से बात नहीं करूँगा, जो बात करनी है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ करूँगा। तो इस बात को तो चेयरमैन पीटीआई भी मानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाया जाए या इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी जमात के साथ मिल जाए तो फिर उसको हुकूमत मिल जाती है। नसीम सिद्दीकी साहब, बात यह है कि सियासतदानों को जरूर सबक सीखना चाहिए। सियासतदानों को अपने दरमियान एक इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। डेमोक्रेसी के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की तरफ नहीं देखना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट से बैसाखी नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन ये सारा कुछ सियासतदानों ने नहीं सीखना, कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने भी सीखना है। हमें तो बताया गया था कि इस्टेब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल हो गई है, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि उनके मामलात उस तरह से नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट को भी देखना चाहिए कि अगर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम चलना है तो उसका भी रोल जो है वो नहीं होना चाहिए जो हम पाकिस्तान की सियासत में देखते हैं। इसी तरह से जुडिशरी का रोल भी वो नहीं होना चाहिए जो हम देखते हैं। बेशतर मामलात में जुडिशरी जो है वो पॉलिटिकल पोजीशन लेके खड़ी हो जाती है। ठीक है ना, वो भी, उसको भी सीखना है। इसी तरह से आपकी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, उसमें भी सीखना है। तो हर एक फरीक ने सीखना है ना, सिर्फ सियासतदानों ने तो नहीं सीखना। सारे फरीक अगर अपने अपने आईनी दायरा कार में, कानूनी दायरा कार में, सियासी दायरा कार में रह के काम करेंगे तो आपका सियासी और जमहूरी निज़ाम आगे चलेगा। लेकिन जब सब लोग अपने अपने दायरा कार से बाहर निकल कर खेलने की कोशिश करते हैं, अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक सेटअप लाने की कोशिश करते हैं, अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक हुकूमतें बनाने की तश्कील का काम करते हैं, या इलेक्शन से पहले सिलेक्शन का काम करने की कोशिश करते हैं, तो फिर इससे तो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम नहीं आगे चल सकेगा ना। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सारे फरीकैन को अपनी अपनी पोजीशन पे रिविजिट करना चाहिए। उसमें सियासी कुव्वतें भी हैं, उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी है, उसमें जुडिशरी भी है, कि जो दुनिया के अंदर जो हमने तजर्बे देखे हैं सियासी और जमहूरी निज़ाम को चलाने के लिए, कि लोग जो है वो अपने अपने इदारे जो है वो अपने अपने दायरा कार में रहते हैं। जब आप दायरा कार से बाहर निकलते हैं या आपको बाहर निकाला जाता है और आप उनके अंदर सहूलतकारी का रोल प्ले करते हैं, तो उससे तो फिर पाकिस्तान के सियासी मसाइल नहीं हल होने वाले। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आदिल अब्बासी, ये बताइएगा कि यहाँ पे इसी गुफ्तगू के दौरान मेरे जहन में एक सवाल उठा है कि जब पार्लिमानी हुकूमत होती है या पार्लिमानी निज़ाम होता है तो वहाँ पार्लियामेंट को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद कहा करती थी कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, इस तरह आपने देखा कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो मैंने देखा कि जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ साहब, ये तमाम लोग पार्लियामेंट का सेशन ज़रूर आके अटेंड करते थे, लंबी लंबी तकरीरें करते थे, एक अपना अपोजिशन का रोल प्ले करते थे। आप क्या समझते हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने कितनी बड़ी गलती की थी कि वो पार्लियामेंट छोड़ के बाहर निकल गए? अगर वो मौजूद होते वहाँ पे, और बेशक वो शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन लीडर बनाते थे, ख़ुद पार्लियामेंट में नहीं आते, और कोई मौका ऐसा आ जाता कि हो सकता है कि इत्तेहादी जमातें या जो उनके मुनरिफ अरकान थे वो वापस उनसे मिल जाते और पार्लियामेंट में मौजूद होने की वजह से हो सकता है उनको इक़्तिदार दोबारा मिल जाता। इसी तरह उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ अगर डिज़ोल्व ना करते तो आज जिस मुसीबत से पीटीआई गुजर रही है शायद उसमें से ना गुजरती। बड़ी गलती है उनकी सियासी कि उन्होंने पार्लियामेंट का रास्ता जो है वो बंद किया और पार्लियामेंट का रास्ता बंद करके स्टेशन की पॉलिटिक्स के ऊपर है। खुद पीटीआई के अंदर काफ़ी लोग जो थोड़ा सा शऊर रखते हैं, समझदार हैं, सियासी सूझबूझ रखते हैं, पॉलिटिकल एक्यूमेन है, वो कहते रहे हैं कि हमारा ये ख्याल था कि हमें पार्लियामेंट से नहीं जाना चाहिए था। लेकिन कुछ हॉक्स पार्टी के अंदर थी जिनका ये ख्याल था कि उनको जाना चाहिए, उन्हें छोड़ना चाहिए। मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूँ, मैं कोई ऐसा अजीब सा मुल्क है हम कि जहाँ ना हमें डिक्टेटर ओरिजिनल मिले और ना ही डेमोक्रेट्स ओरिजिनल मिले। जो हमारे डेमोक्रेट्स हैं वो डेमोक्रेट डिक्टेटर बनना चाहते हैं और जो हमारे डिक्टेटर्स हैं वो आके पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं। अगर अब आप पाकिस्तान की हिस्ट्री पर गौर करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके हर डिक्टेटर की ख्वाहिश थी कि वो शेरवानी कैसे पहने या शेरवानी वाले क्या काम करें, और शेरवानी वालों की ये ख्वाहिश होती है कि हाउ टू बिकम अ डिक्टेटर। तो जब आप पार्लियामेंट की बेतौकीरी करते हैं, पार्लियामेंट के सेशंस अटेंड नहीं करते, जब आप पार्लियामेंट को
ये कहते हैं कि यार ये रबड़ स्टैम्प पार्लियामेंट है, जब आप ये कहते हैं ये पार्लियामेंट सोल्यूशन नहीं है, फिर आपके पास दूसरा रास्ता होता है एजिटेशन का। लेकिन आप एजिटेशन में भी जो है वो साबित कदम नहीं होते। यहाँ पर आपके ऊपर आपका अरेस्ट होता है, लोग आपके लिए बाहर निकलते हैं, आप कहते हैं ये मेरे लोग ही नहीं है। इसी तरह मियाँ साहब जो है वो कहते हैं कि जी बाहर निकलो, लोग बाहर नहीं निकलते। तो कहीं लीडर बाहर नहीं निकलता, कहीं बंदे बाहर नहीं निकलते। सो अब सवाल ये है कि इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि आप डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं तो उसका एक और रास्ता है डेमोक्रेसी का, पार्लियामेंट की बात करें ना, दूसरा रास्ता है डायलॉग। नसीम साहब, जब डायलॉग होता है ना, जब 2 फरीक हैं, दुनिया में बड़ी से बड़ी वॉर्स का भी नतीजा, जो कंक्लूजन होता है या जो रिजल्ट निकलता है, आउटकम निकलता है, वो डायलॉग होता है। अगर आप डायलॉग ही नहीं करेंगे, अगर एक फरीक दूसरे फरीक को चोर, डाकू और करप्ट समझ के ये कहेगा मैंने इससे बात ही नहीं करनी, इनसे कोई पूछे कि जब आपको बड़े-बड़े मौके आते हैं, जब अपना बेनिफिट आता है, आप सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, एक-दूसरे से मिल भी लेते हैं। लेकिन जब अवामी मफाद की बारी आती है तो आप कहते हैं नहीं, हम एक-दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे। पहले अब इसमें जो चीज़ समझने की है वो ये है कि अगर डायलॉग भी होता रहे, बैठते रहें, कोई रास्ता निकालते रहें। मसलन आज की हुकूमत को भी ये ज़हन में रखना चाहिए कि आज ये हुकूमत है, कल उनकी नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो इसी निज़ाम के ताबे वो भी आ जाएँगे। तो क्या उन्होंने कोई रास्ता दिया? वो उनसे सवाल पूछो, वो कहते हैं कि जी हमने तो इनको इतनी दफ़ा बोला आओ बैठो, वो कहते हैं चोर डाकुओं के साथ मैंने क्या तो वो कहते हैं एनआरओ लेना है। और दूसरी तरफ से भी यही कहा जाता है कि मैंने इनके साथ नहीं बैठना। तो जब आपने नहीं बैठना तो आपका फैसला फिर इदारे करते हैं। अब देखिए ना, आपने एक-एक छोटा-छोटा मसला आप सुप्रीम कोर्ट लेके जाते हैं, हाई कोर्ट लेके जाते हैं, लोअर कोर्ट्स में लेके जाते हैं। तो जब आपके फैसले अदालतों ने ही करने हैं तो फिर आपको जुडिशियल एक्टिविज़्म तो नज़र आएगा ना। आप अदालतों से एक-दूसरे को जो है वो नॉकआउट कराना चाहते हैं, बजाए इसके कि आप पॉलिटिकल ग्राउंड के अंदर एक-दूसरे को नॉकआउट कराएँ। तो ये बात दुरुस्त है कि हम सब चाहते हैं कि सब अपने दायरा-ए-कार में काम करें, लेकिन नसीम साहब देखें, हिस्ट्री बड़ी लीथल है। तारीख ये बताती है कि ताकत कोई देता नहीं है, ताकत लेनी पड़ती है। ताकत लेने के 2 तरीके होते हैं, एक उसूल होता है और एक जिद्दोजहद होती है। अगर आप उसूल पर कारबंद रहें, तो आपका एक ना एक दिन रास्ता बन जाता है। लेकिन मसला ये है का कि रास्ता हमारे बन उसूल जाता है। सलमान आबिद साहब, यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है कि क्या चेयरमैन पीटीआई ने कुछ, आप लगता है कि उन्होंने अपनी जो सियासत है उसको रिवाइव करेंगे? और जिस तरह आपने देखा कि 90 की दिहाई में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान आपस में बहुत ज़्यादा झगड़े थे, जिस तरह बिकरिंग पॉलिटिक्स थी, एक की हुकूमत गिर रही है, दूसरे की हुकूमत बन रही है, सदर के पास इख्तियारात भी होते थे, 58(2)(b) के तहत वो जो है अपना असेंबली तोड़ सकते थे। तो फिर उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया और उनका आपस में इत्तेहाद बना। तो क्या आने वाले दिनों में आप देखते हैं कि चेयरमैन पीटीआई की तरफ से भी कोई ऐसी सियासत होगी जिसमें वो कोई अपने दुश्मनों के साथ हाथ मिलाएंगे और कोई मिलजुल के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जो है वही कदम उठाएंगे? लेकिन सियासत में एक अमूमी बात की जाती है कि हर सियासी जमात और हर क़यादत जो है अपने माजी और हाल के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे सबक सीख के आगे बढ़ती है। तो ये उम्मीद रखनी चाहिए कि इमरान खान भी अपनी वो गलतियां ना दोहराएं जो उन्होंने पहले दोहराई हैं, और अब आगे की वे फॉरवर्ड की तरफ देखें जो जमहूरी अमल को मजबूत बनाने में कामयाब हो सके। लेकिन मसला हमारा एक और है। हमारे यहाँ देखिए, जब भी जमहूरी जद्दोजहद की एन जिसे कहते हैं ना राइट टाइम पे एक शॉट लगनी होती है, तो एक बड़ी जमात जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ी हो जाती है सहूलतकारी के अंदर। वो एक जमाने में पीटीआई भी खड़ी हुई थी, एक जमाने में पीएमएलएन भी खड़ी हुई थी। आजकल माशाल्लाह जरदारी साहब जो है बहुत ज्यादा सहूलतकारी का मुजाहरा फरमा रहे हैं। तो ये जो सियासी जमातों के अंदर भी जो एक तकसीम है ना जी, और वो रास्ता जो है वो वाया पिंडी देखते हैं और इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ अपना रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। ये सूट करता है ताकत के मराकज को कि तमाम सियासी जमातें किसी एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक ना हो सकें। हर सियासी जमात में से एक बड़ी जमात जो है उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट और उनका अपना रोमांस होता है, बाकी फिर जमातें अपोजिशन का रोल प्ले करती हैं। अगर इसी तरह से गाड़ी चलती रहेगी तो फिर तो कुछ नहीं हो सकेगा ना। अब देखिए ना, कुछ कुछ अर्से पहले, इस हुकूमत बनने से पहले पीडीएम का स्टांस क्या था, आज हुकूमत में आने के बाद पीडीएम का स्टांस क्या है, कल पीटीआई का स्टांस क्या था, आज पीटीआई का स्टांस क्या है, कल पीपल्स पार्टी कैसे अपने आप को डेमोक्रेटिक तरीके से पेश करती थी, आज वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ किस तरीके से रोमांस कर रही है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि सियासी जमातों के अंदर जब आदिल अब्बासी साहब कह रहे हैं कि उनका अपना इकट्ठा ना होना, एक तो उनकी अपनी वजह भी हो सकती है और दूसरा ये कि उनको लगता है कि जहां हमें मौका मिलेगा हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि उनको पता है ताकत का मरकज कौन है असल, वो वहीं से अपने मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। तो कल की हुकूमत आज की अपोजिशन कल की हुकूमत बन जाती है। अगर ये सारी सियासी जमातें मिलकर मेच्योरिटी का मुजाहरा करें तो फिर ये जो मामलात हैं ये दुरुस्त हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। आदिल अब्बासी साहब, आपका ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान आबिद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में शमूलियत की, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि अभी भी बात जो है वो यही हो रही है कि सियासतदान अगर आपस में मिलजुल के बैठे और तरीके के साथ चले तो शायद उनको इस्टेब्लिशमेंट से इतनी ज़्यादा शिकायत ना हो।
लोग खुद जाते हैं, सियासतदान खुद जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मिलते हैं, कभी वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाते हैं, फिर कहीं पे इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो सैरो शकर हो जाते हैं। अगर ये मामलात इसी तरह चलते रहे तो शायद पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ना आ सके। अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी मुश्किल होता चला जाएगा। पाकिस्तान के लिए असल जो इस्तेहकाम है वो पाकिस्तान का इस्तेहकाम है और मुआशी इस्तेहकाम है, ताकि जो गरीब आवाम जो वोट दे के इन लोगों को पार्लियामेंट में भेजती है, वो चाहती है कि पार्लियामेंट में इस किस्म के फ़ैसले किए जाएं जिससे गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी सुकून से खाने को मिल जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।